हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 2 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 का नाम है बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड अप्रोचेस टू काउंसलिंग। दैट मीन्स इसमें हम बिहेवियर थेरेपी पढ़ने वाले हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं बिहेवियर थेरेपी से। हमने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ब्लॉक 1 में डिस्कस किया था कि बिहेवियर थेरेपी में मेनली क्या होता है कि बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। ये मानना होता है इसमें कि जो बिहेवियर है हमारा, जब वो मैल अडेप्टिव हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हमें अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स या इस तरह की एडिक्शन हो गई, जैसे फोबिया हो गया, इस तरह की चीज़ों से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें अपना बिहेवियर मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और दूसरा इसमें अजम्पशन ये होता है कि बिहेवियर लर्नड होता है, तो अगर हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है तो हमें पहले उसे अनलर्न करना पड़ेगा जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, और फिर उसके बाद जो अडेप्टिव बिहेवियर है उसको लर्न करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी, जब मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट किया जा रहा था। तो स्ट्रक्चरिज्म उस टाइम पे बहुत फेमस था। स्ट्रक्चरिज्म एक मेथड था इंट्रोस्पेक्शन का, जिसमें कि अगर हमने अपने मेंटल स्टेट्स के बारे में जानना है तो हमें अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, जो कि एक साइंटिफिक मेथड नहीं माना जाता था। तो उसको जब रिजेक्ट करने की बारी आई तो बिहेवियरिज्म आया था। जॉन बी वॉटसन को बोलते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, और इन्होंने शुरुआत में एनिमल साइकोलॉजी के साथ शुरू किया था और धीरे धीरे बिहेवियरिज्म की एक तरीके से बेस बनाया था बिहेवियरिज्म का। ठीक है, आई नो कि हम लोगों को पता है कि बी एफ स्किनर और पैवलॉव, ये लोग काफ़ी फेमस बिहेवियरिस्ट हैं और जिन्होंने आगे थ्योरीज डेवलप करी बिहेवियरिज्म की और किस तरीके से आगे प्रिंसिपल्स लर्निंग के, ये सब चीज़ों पे काम किया था। और एनिमल्स के ऊपर उन्होंने ये थ्योरीज, थेरेपीज और थ्योरीज अप्लाई करी थी। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो एक ही चीज़ मानते हैं कि हम उस चीज़ के ऊपर काम ना करें जो हमें नज़र नहीं आ रही जो चीज़। मतलब कि जैसे साइको एनालिसिस में अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करी जाती है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में एग्जिस्टेंस के ऊपर और हमारी पोटेंशियल के ऊपर बात करी जाती है। तो वो सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती हैं, तो बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि हमें ऑब्जर्वेबल फिनोमिना को टारगेट करना चाहिए, जो हमें नज़र आ रहा है, जो कि ओवर्ट बिहेवियर है, जिसको हम देख सकते हैं कि वो बदल रहा है। जिसको हम नहीं देख सकते उसको हम साइंटिफिकली कैसे टेस्ट करेंगे? सो द न्यू प्रैक्टिशनर्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी डिनाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर डायनामिक्स। तो उन्होंने बोला कि बिहेवियरिस्ट जो जितने भी थे, उन्होंने बोला कि इनर डायनामिक्स या इनर डिज़ायर्स, इनर थॉट्स, फीलिंग्स, पोटेंशियल्स, कैपेबिलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों को मना कर दिया कि ये सब साइंटिफिक नहीं है। और इनका ये मानना था कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो ही एक तरीके से अंडरलाइन प्रॉब्लम की वजह है। ठीक है, प्रॉब्लम बिहेवियर्स आर लर्नड, और ये बिहेवियर लर्न होते हैं हमें, जैसे हम नॉर्मल बिहेवियर भी हमें लर्न होता है, वैसे ही प्रॉब्लम बिहेवियर्स भी हमारी लर्निंग होती है जो गलत हो गई होती है, और इनको हम अनलर्न कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू या मॉडलिंग के थ्रू। तो जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं बिहेवियरिज्म में उसको हम बिहेवियर एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, और वो बिहेवियर चेंज लेके आने के लिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सी थेरेपी और कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनिंग के, ऑपरेंट कंडीशनिंग के, क्लासिकल के या सोशल लर्निंग के। हिस्ट्री में इन्होंने ये बताया हुआ है कि जैसे 1920s में ही एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो आ गए थे, पर वो इतने फेमस नहीं थे उस टाइम पे। ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनको तब मिली जब बाद में जैसे वोल्पे हैं, जोसेफ वोल्पे और उनके कोलीग्स थे, उन्होंने पैवलॉव की टेक्निक्स को यूज़ करके कैट्स में न्यूरोसिस की ट्रीटमेंट करी थी। और वोल्पे ही एक इम्पॉर्टेंट नेम है क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक डिवाइस करी थी जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन, जो बहुत यूज़ होती है बिहेवियर थेरेपी में। इसकी डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे अभी कि ये होता है क्या है। तो ये टेक्निक वोल्पे ने ही डेवलप करी थी और इसलिए ये वोल्पे नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जोसेफ वोल्फे। फिर उसके बाद आपको बी एफ स्किनर का तो पता ही है कि जिन्होंने ओरिजिन ऑफ बिहेवियर थेरेपी के लिए, जिसको बहुत माना जाता है, जो बहुत फेमस है अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग को दो तरीके से यूज़ किया जाता है।
पहला तो ये करते हैं कि डी कंडीशन एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेज। तो जो हमारी कंडीशनिंग हो रखी है एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेज की, जैसे हम किसी चीज़ को देख के एंग्शियस हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को देख के, स्नेक्स को देख के एंग्शियस हो जाते हैं, तो वो हमारे अंदर जो कंडीशनिंग हो रखी है उसको डी कंडीशन करना है। सेकेंड, दे हैव बीन यूज्ड इन अटेम्प्ट्स टू कंडीशन एवर्सिव स्टिमुलाई। दूसरी चीज़ इसमें ये करते हैं कि अगर कोई एडिक्शन हमें छुड़वानी है तो उसके साथ एक एवर्सिव स्टिमुलाई, एवर्सिव वर्ड का मतलब है बहुत ही ख़राब या बहुत ही ऐसा चीज़ जो हमें नहीं पसंद है, जिसको हम अवॉइड करना चाहेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ कंडीशन कर दो कि जैसे ही हमें एडिक्शन वाली चीज़ याद आए तो हमें वो एवर्सिव स्टिमुलाई याद आ जाए, तो हमारा एडिक्शन छूट जाए। और जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है जो हम अभी पढ़ेंगे, फिर एक्सपोजर थेरेपी है और अवर्जन थेरेपी है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जैसे हमने देखा कि जोसेफ वोल्पे ने इंट्रोड्यूस करी थी, और ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए होता है। एंग्जाइटी होती है जब हमें किसी चीज़ को देख के, यानी कि एक क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स है हमारे अंदर कि हम जैसे अंधेरे को देख के कोई घबरा जाता है, या ऊंची हाइट पे जाके किसी को एंग्जाइटी होती है, तो उसमें हमें एंग्जाइटी एलिमिनेट करनी है। तो उसमें जो ये यूज़ करते हैं काउंटर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं। काउंटर कंडीशनिंग का मतलब ये है कि सपोज़ किसी को बहुत ऊंची हाइट पे जाके एंग्जाइटी होती है, तो जब भी वो हाइट पे जाता है उसको एंग्जाइटी होती है। तो ये एक कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या है कि हाइट पे जाते ही एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। अब इसको काउंटर करना है, इस कंडीशनिंग को काउंटर करना है। तो एंग्जाइटी की जगह पे अगर हम एंग्जाइटी के साथ साथ रिलैक्सेशन ले आए, एंग्जाइटी का उल्टा क्या होता है? रिलैक्सेशन। एंग्जाइटी मतलब आप घबराहट होने लग गई है, और अगर रिलैक्सेशन हो जाए उसी जगह पे, आप रिलैक्स हो जाओ उसके साथ साथ, तो क्या होगा? आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये रिलैक्सेशन इसको काउंटर कंडीशन कर रहा है। लेकिन हम रिलैक्स क्यों होंगे? तो ये चीज़ हमें सिखाई जाती है कि जैसे ही आप कोई ऐसा स्टिमुलाई देखो जिससे आपको एंग्जाइटी हो रही है, अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करो। तो रिलैक्सेशन जैसे ही आएगी वो इसको काउंटर कंडीशन कर देगी एंग्जाइटी को, और एंग्जाइटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर अगली बार जब भी आप उस स्टिमुलाई को देखोगे आपको रिलैक्स फील होगा, मतलब आपको कुछ एंग्जाइटी नहीं होगी। इसको काउंटर कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन और एंग्जाइटी एक साथ नहीं हो सकते, इनकम्पैटिबल है। रिलैक्स स्टेट इज इनकम्पैटिबल विद एंग्जाइटी। या तो आप एंग्शियस हो सकते हो या रिलैक्स हो सकते हो, दोनों में से एक चीज़। दिस रिलैक्स स्टेट इज कंडीशन टू द एंग्जाइटी अराउजिंग कंडीशन स्टिमुलस। तो हमेशा क्या करते हैं, जैसे ही वो एंग्जाइटी अराउजिंग स्टिमुलस होता है उसके साथ रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करने लग जाते हैं, तो कंडीशनिंग हो जाती है। जब भी वो स्टिमुलस आएगा आपको रिलैक्स फील होगा, जब भी वो स्टिमुलस आएगा रिलैक्स, क्योंकि आपने कंडीशनिंग कर लिया है, लर्न कर लिया है कि जब भी आप वो चीज़ देखोगे आप रिलैक्सेशन करोगे। जैसे क्लोज रूम के अंदर जाने से किसी को प्रॉब्लम होती है या हाइट का फियर है, तो वो उस टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करेगा, धीरे धीरे एंग्जाइटी कम हो जाएगी, और ये बार बार करेगा तो ये लर्निंग हो जाएगी। सो इस तरीके से ओवरकम किया जाता है मैल अडेप्टिव एंग्जाइटी को बाय अप्रोचिंग द फियर्ड सिचुएशन ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे फियर्ड सिचुएशन को अप्रोच किया जाता है, ऐसे सडनली किसी को बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं ले जाते हैं। अगर किसी को हाइट की या किसी को अंधेरे से डर लगता है या किसी को बंद कमरे से डर लगता है, तो धीरे धीरे छोटी छोटी टारगेट से शुरू किया जाता है। तो जैसे अगर हाइट का एग्जांपल लें तो पहले थोड़ी सी हाइट पे ले जाते हैं, फिर थोड़ा और ऊंचा, फिर और ये एक्चुअल में भी ले जा सकते हैं और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में कंप्लीट रिलैक्सेशन अटेन करने का पर्पस होता है जब भी उस स्टिमुलस के सामने जाते हैं जिससे एंग्जाइटी होती है। द नेगेटिव रिएक्शन ऑफ एंग्जाइटी इज इनहिबिटेड बाय रिलैक्स स्टेट। तो ये चीज़ होती है इसमें कि जो एंग्जाइटी है वो इनहिबिट हो जाती है बाय रिलैक्स स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो हम क्या कर रहे हैं, काउंटर कंडीशनिंग कर रहे हैं ताकि रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो सके, मतलब इनहिबिट हो जाए हमारी एंग्जाइटी। तो एक्चुअल सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज किया जाता है, तो एक लिस्ट, ग्रेडेड लिस्ट बनाई जाती है हायरार्की के साथ। ग्रेडेड लिस्ट का मतलब है कि एक लिस्ट बनती है जिसमें आप हायरार्की मतलब सबसे कम डर किस चीज़ से लगता है, फिर उससे ज़्यादा किससे, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करते करते आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डर लगता है वो लास्ट में आएगा, जिससे एंग्जाइटी होती है। तो अब ग्रेडेड लिस्ट होती है कम से ज़्यादा, और हायरार्की में होती है जिससे आपको एंग्जाइटी हो, इस तरह की सीन्स एसोसिएटेड विद पेशेंट फियर। तो आपको इमेजिन करने के लिए बोला जाता है कि आप इमेजिन करो कि आप
फर्स्ट वाली चीज़ इमेजिन करो जिसमें आपको सबसे कम एंग्जाइटी होगी। जैसे सपोज किसी को हाइट से डर है तो उसको बोला जाएगा कि आप इमेजिन करो कि आप 6 फीट की हाइट पे खड़े हो, 6 फीट की हाइट पे खड़े हो। तो अगर हाइट से डर लगेगा तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इमेजिन करो तो एंग्शियस हो जाओगे सोच के। फिर इसके साथ बोला जाएगा कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करो ताकि आपके अंदर जो डर लग रहा है ये सोच के वो ख़त्म हो जाए। फिर जब ये चीज़ सक्सेसफुली हो जाएगी, ये वाले स्टेज क्लियर हो जाएगी, फिर उसको बोला जाएगा आप इमेजिन करो 12 फीट की हाइट पे खड़े हो। ऐसे करते करते ये चीज़ काफ़ी बढ़ा दी जाएगी। फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा ऊंची हाइट को इमेजिन करने के लिए कहा जाएगा, जिसको वो पर्सन बिल्कुल ही उसको इम्पॉसिबल लगता है कि वो कभी वहाँ, जैसे बोला जाएगा कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़े हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 30 फ्लोर्स या उससे ज़्यादा फ्लोर्स हैं, उसके टॉप पे खड़े हो, नीचे देख रहे हो, तो वो मोस्ट फियर्ड वाला लास्ट स्टेप आ जाएगा। तो धीरे धीरे हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। हायरार्की कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले, मतलब ऐसे लिस्ट बनाएंगे, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देंगे कि रिलैक्सेशन करनी कैसे है, और बाद में डीसेंसिटाइजेशन ऑफ द फियर इवोकिंग स्टिमुलस कि कैसे रिलैक्सेशन को यूज़ करके हमने अपने फियर को ख़त्म करना है। तो जब हायरार्की बनाते हैं तो उसमें 10 से 12 ऐसी लिस्ट में लिखी जाते हैं सीन्स यानी जो आपने इमेजिन करने हैं, और उनको एक ऑर्डर में लिखा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो छोटे से बड़े के ऑर्डर में। यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में एंक्शियस ट्रीटमेंट ऑफ अ टेस्ट एंक्शियस कॉलेज स्टूडेंट का लिखा हुआ है। तो सपोज एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसको किस चीज़ से सबसे कम डर लगता है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ हियरिंग अबाउट समवन एल्स हु हैज़ अ टेस्ट, किसी का टेस्ट है तो उससे उसको सबसे लीस्ट एंग्जाइटी होती है। और अगर उससे ज़्यादा हो तो अगर खुद का टेस्ट है और वो 3 हफ्ते में होने वाला है तो थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। फिर अगर टेस्ट 2 हफ्ते में होने वाला है तो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। अगर टेस्ट के लिए 1 हफ्ते में टेस्ट होने वाला है तो और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो ये धीरे धीरे हायरार्की में बढ़ रही है एंग्जाइटी। 2 डेज में टेस्ट होने वाला और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लीविंग द क्लास द डे बिफोर एग्जाम, एग्जाम से एक दिन पहले और एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, रात को सबसे ज़्यादा हो जाती है, फिर मॉर्निंग में तो और ज़्यादा हो जाती है जिस दिन टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, अब जैसे बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो जहाँ एग्जाम है, उस बिल्डिंग की तरफ जाते जाते एंग्जाइटी बढ़ रही है, रूम में एंटर करे और बढ़ गई। इंस्ट्रक्टर वॉकिंग इनटू द रूम, इंस्ट्रक्टर आता है, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्वेश्चंस रीड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। और उसके बाद जब पेपर कर रहे हैं उसको देखते हैं कि दूसरों का पेपर खत्म हो गया और आपका भी रहता है तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन कोई उसमें ऐसा दिख जाए जो बिल्कुल आता नहीं है आपको, और इंस्ट्रक्टर वेटिंग फॉर वी द फिन, और लास्ट में जब आपको फिनिश करके देना है टेस्ट और आप नहीं कर पा रहे, तो ये हाईएस्ट एंग्जाइटी वाला स्टेट है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है, लोएस्ट एंग्जाइटी से लेके हाईएस्ट तक। और ये सीन्स इमेजिन करने के लिए बोला जाता है। अब ये इमेजिन करेंगे तो एंग्जाइटी होगी उस पर्सन को। रिलैक्सेशन सिखाया जाता है। अब रिलैक्सेशन कैसे करना है, रिलैक्सेशन करते हैं तो क्या होता है, एंग्जाइटी के उल्टा होता है। जैसे अगर एंग्जाइटी में हार्ट रेट फास्ट हो रहा है तो रिलैक्सेशन में स्लो हो जाएगा। एंग्जाइटी में ब्लड फ्लो फास्ट हो रहा है तो रिलैक्सेशन में ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा। तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक यहाँ सिखाते हैं उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन या फिर सोमैटिक रिलैक्सेशन। सोमैटिक मतलब बॉडी से रिलेटेड, जो कि साइकेट्रिस्ट एडमंड जैकबसन ने डेवलप की थी। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में। कैसे करते हैं रिलैक्सेशन, अपने मसल्स को हमें धीरे धीरे रिलैक्स करना होता है। तो पहले हम बड़े मसल से शुरू करते हैं, फिर छोटे मसल्स पे जाते हैं। तो पहले जैसे हम फुट लेवल से शुरू करते हैं, पैरों से, आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हो अपने फेस मसल से। तो पैरों से धीरे धीरे ऊपर थाई की तरफ, फिर ऊपर अपने बॉडी की तरफ, ऐसे करके मसल्स हम धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। सो patients relax major muscle groups in fixed order, beginning with the small muscle groups of the feet and working towards shoulder, neck, face, head. Moving from the lowest extremities to the head is called cephalocaudal. तो हम जैसे लोएस्ट टू ऊपर हेड तक जाते हैं तो उसको cephalocaudal डायरेक्शन बोलते हैं। आप उल्टा भी चल सकते हो, हेड टू टो भी जा सकते हो। तो इसमें मसल्स को धीरे धीरे आपको बोला जाता है कि अपने मसल्स को इमेजिन करो कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे आप मेडिटेशन में रिलैक्सेशन को अपने आप एक रिलैक्सेशन इंड्यूस करते हो ना, तो इसमें भी बोला जाता है कि आप रिलैक्स करो, आईज बंद करो, आप सोचो आप मसल्स आपके रिलैक्स हो रहे हैं। अब कुछ लोग हिप्नोसिस का भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग टेप रिकॉर्डेड एक्सरसाइज का भी यूज़ करते हैं रिलैक्सेशन के लिए।
मेंटल इमेजरी भी यूज करी जाती है, जहाँ पे उनको इमेजिन करने के लिए बोला जाता है कि आप इमेजिन करो कि ऐसी जगह पे हो जो आपके लिए मोस्ट प्लेजेंट है, जहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उससे आपको रिलैक्सेशन होगी। तो क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल स्टेट में चेंजेस आ जाएंगे, आपका हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, आप रिलैक्स स्टेट में चले जाओगे। इवन व्हेन आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो भी आप रिलैक्स स्टेट में चले जाओगे और एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। तो मसल टेंशन, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्किन कंडक्टेंस, ये सब कम हो जाएगा। ये सब कम होने का मतलब क्या है कि रिलैक्सेशन हो रही है। हार्ट रेट, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में आप शुरू में बैठते हो तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं आपके टीचर्स के थ्रू कि आप एक बार आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग किया करो एग्जाम शुरू करने से पहले। तो वो भी एक तरीका है आपकी एंग्जाइटी कम करने का। तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल तरीके हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं। बाकी अगर आपने सोमैटिक रिलैक्सेशन करना है तो आप अपनी आइज़ बंद करके इमेजिन करो कि धीरे धीरे आपका बॉटम से लेके ऊपर तक आपके मसल्स वन बाय वन रिलैक्स हो रहे हैं। सिट कंफर्टेबली, बैक स्ट्रेट, इस तरीके से इन्होंने टेक्निक बताई है कि ब्रीथ फ्रॉम योर नोज और एक्सेल थ्रू योर माउथ। तो ये सारी चीज़ों से आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन क्या है? वो स्ट्रेस रिलीफ करने का। प्रोग्रेसिव मसल मतलब एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप आप बॉडी के हर एक मसल को फील कर रहे हो कि वो रिलैक्स स्टेट में जा रहा है। जैसे राइट फुट हो गया, फिर लेफ्ट फुट, राइट काफ, लेफ्ट काफ, इस तरीके से ऐसे करते करते हम फेस तक जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में हमें पूरी बॉडी को रिलैक्स स्टेट में लाना होता है। तो ये सारी टेक्निक्स इन्होंने यहाँ बताई है कि कैसे हम रिलैक्स कर सकते हैं। फिर डीसेंसिटाइजेशन तीसरा स्टेप आ जाता है। तो डीसेंसिटाइजेशन में क्या होता है? पेशेंट प्रोसीड सिस्टमैटिकली थ्रू द लिस्ट ऑफ द लीस्ट टू द मोस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सीन। तो सबसे कम एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सीन इमेजिन करा, फिर अपने आप को रिलैक्स करा, फिर उससे आगे बढ़े, नेक्स्ट सीन पे आए, फिर रिलैक्स करा। ऐसे करते करते हम लास्ट जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सीन है उसको इमेजिन करते हैं और फिर रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो एंग्जाइटी होती है लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को रिलैक्स स्टेट में ले आते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। तो जितनी बार भी हम एंग्शियस होते हैं, हम अपने आप को रिलैक्सेशन स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये कंडीशनिंग होने की वजह से हमारी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। तो सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये जो बता रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपोजर एंड एक्सटिंक्शन अप्रोच। तो एक्सटिंक्शन अप्रोच है ये, एक्सटिंक्ट कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो जैसे फोबियाज हैं, फियर्स हैं, उनको एक्सटिंक्ट करना है हमें, तो ये भी हम एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो एक एवर्सिव अनकंडीशन स्टिमुलस को उससे पेयर कर दो जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको जिस चीज़ से एंग्जाइटी होती है। अब इसने एग्जाम्पल यहाँ दिया है, देखो, जैसे इफ अ पर्सन हैज़ अ फियर ऑफ हाइट, put him at a height where he has no way to come down except with the help of a ladder. You may provide him later. तो किसी को हाइट से डर लगता है तो उसको ऐसे एक हाइट पे ले जाओ जहाँ से वो नीचे ना आ पाए, और बाद में आप उसको एक लैडर दे सकते हो नीचे आने के लिए। तो एज अ रिजल्ट फोबिक स्टिमुलस बिकम्स कंडीशन स्टिमुलस दैट एलिसिट कंडीशन रिस्पॉन्स। अब वो जैसे ही ऊपर जाएगा, हाइट देखेगा तो एंग्जाइटी होगी, उसका कंडीशन रिस्पॉन्स है एंग्जाइटी, कंडीशन स्टिमुलस है हाइट, कंडीशन रिस्पॉन्स है एंग्जाइटी। तो ये तो हमारी कंडीशनिंग जो ऑलरेडी हो गई है जिसकी वजह से हमें फोबिया है। तो हाइट क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है। एंग्जाइटी क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स है। कंटिन्यूसली स्टेइंग एक्सपोज टू द एवर्सिव स्टिमुलाई। अब हम कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे किसी को छोड़ दिया आपने और वो नीचे नहीं आ सकता, तो काफ़ी देर तक वो एक्सपोज्ड है इस स्टिमुलस को, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम ब्रिंग्स डाउन एंग्जाइटी। अब जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वो इस स्टिमुलाई को लगातार एक्सपोज हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को बार बार करने से डर खत्म हो जाता है। आपको नाइफ यूज़ करने से डर लगता है, बार बार नाइफ यूज़ करते हो कुछ करने के लिए, तो आपका डर निकल जाता है। ऐसे ही तो वो क्या होगा, जब वो कंटिन्यूसली उस जगह पे रहेगा, धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा, और ये प्रोसेस का, एक्सपोजर का प्रोसेस आप अगेन एंड अगेन रिपीट करोगे, तो वो जो एंग्जाइटी है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी।
तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं रियल लाइफ स्टिमुलाई से, या उसको इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है। और लगातार ज़्यादा समय तक जब वो एक्सपोज होता है उस स्टिमुलाई से तो इसकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग इस ट्रीटमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभी प्रॉब्लम और ज़्यादा भी हो सकती है, और हो सकता है क्लाइंट ट्रीटमेंट के लिए ही ना आए, डर के मारे, ये सोच के कि मुझे ऐसे डराया जाएगा और ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पे मेरे को डर लगता है। तो इससे प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, तो बड़ा ध्यान से ये चीज़ करनी पड़ती है। अब जैसे पहले तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक्चुअल में लोगों को एक्सपोज किया जाता था, पर अब तो वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर लेते हैं, तो लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता, क्लाइंट्स को वहीं होते हैं, बस उनको वो वीआर के थ्रू एक्सपोज करा जाता है रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में, जैसे उन्हें लगता है कि वो सच में हाइट में खड़े हैं या अंधेरे में खड़े हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है और उन्हें लगातार उस चीज़ से एक्सपोज, तो ये थोड़ा सा और सेफ है एक तरीके से, क्योंकि इसमें वो एक्चुअली में है नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में क्या है, एंग्जाइटी खत्म नहीं करनी है, नॉट टू रिड्यूस एंग्जाइटी, ये उल्टा है। एंग्जाइटी बढ़ानी है उस चीज़ से जो चीज़ खराब है हमारे लिए। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हो तो कोई ऐसी चीज़ करें, जैसे स्मोकिंग करने से आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप स्मोकिंग करना खुद ही बंद कर दोगे। तो यहाँ पे हम स्टिमुलस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को नहीं। रिस्पॉन्स हम बढ़ा रहे हैं एंग्जाइटी, ताकि वो स्टिमुलस ही खत्म हो जाए जो आपको परेशान, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर खराब है। थेरेपिस्ट पेयर द स्टिमुलस, जैसे अल्कोहल की किसी को आदत है पीने की, तो पेयर द स्टिमुलस दैट इज अट्रैक्टिव टू द क्लाइंट विद अ नॉक्शियस अनकंडीशन स्टिमुलस, वॉमिटिंग ड्यू टू एन इंजेक्शन गिवन इमीडिएटली बिफोर टेकिंग अल्कोहल। अब जैसे किसी को अल्कोहल की बीमारी है, एडिक्शन है अल्कोहल पीने की, उसको एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिससे अल्कोहल पीते ही उसको उल्टी आ जाएगी। तो अब आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें खाते ही उल्टी आ जाती है, तो हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते। तो यहाँ पे हमने क्या की, एक ऐसी कंडीशनिंग कर दी, यूसीएस की अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि वॉमिटिंग वाला इंजेक्शन जो दिया था, और सीएस यानी कि जो स्मोकिंग है, इन दोनों की ऐसी पेयरिंग कर दी कि रिस्पॉन्स में क्या हुआ, रिस्पॉन्स में उसको वॉमिटिंग आ गई, यानी कि एंग्जाइटी हो गई, तो वो अगली बार इस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाएगा कंडीशन स्टिमुलस को। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टिमुलस पेयर किए जाते हैं, जैसे शॉक दे दिया जाता है, वॉमिटिंग इंड्यूस करना, पनिशमेंट देना, सोशल डिसअप्रूवल दिखाना। तो नेगेटिव स्टिमुलस को पेयर कर देते हैं उस बिहेवियर से जो बिहेवियर हमें बंद करवाना है किसी का, और वो बिहेवियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एवर्जन थेरेपी किस लिए यूज करते हैं, अल्कोहल अब्यूज के लिए, पैराफिलियाज जो चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं, और ऐसे कई एडिक्शंस वगैरह के लिए यूज होता है। इसमें पनिशमेंट नहीं ज़्यादातर काम करती, क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है, टेम्परेरी चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप वैसे यूज़ करोगे एवर्सिव स्टिमुलाई दूसरे टाइप के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के जो भी हमने अभी तक पढ़ा ऊपर, वो क्लासिकल कंडीशनिंग की ट्रीटमेंट्स थी। अब हम जो करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना किसी को, तो अगर किसी का बिहेवियर स्ट्रेंथन करना है तो उसको रिवॉर्ड दो, खाना फूड दो, या उसकी अवॉइडेंस ऑफ पेन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि रीइंफोर्समेंट दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम कोई चीज़ किसी से हटा देते हैं, जैसे पेन हो रही है किसी को, आपने उसे ठीक कर दिया, पेन रिमूव कर दी, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। पॉजिटिव में आप कोई चीज़ ऐड करते हो, तो पॉजिटिव में आप रीइंफोर्समेंट ऐड कर रहे हो, नेगेटिव में आप कोई चीज़ हटा रहे हो जिससे उसका रिस्पॉन्स रीइंफोर्स हो रहा है। किसी को प्रेज कर दिया, खाना दे दिया, पैसे दे दिए, बोनस दे दिया, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। किसी की पनिशमेंट कम कर दी, किसी का ओवर टाइम कम कर दिया, पेन कम कर दी, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। दोनों ही केस में रीइंफोर्समेंट हो रही है, मतलब आप उसके रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन कर रहे हो। टोकन इकोनॉमी भी एक इसी टाइप का रीइंफोर्समेंट है, जहाँ पे वो पेशेंट्स को टोकन्स देते हैं जिससे वो आगे अपने लिए कुछ ले सकते हैं। फ्लडिंग का क्या मतलब है कि आप एक्सपोज कर दो पेशेंट को उस ऑब्जेक्ट के सामने, लाइव ऑब्जेक्ट के सामने, जिससे उसको डर लगता है। सो देर इज नो हायरार्की, इस केस में हायरार्की नहीं है, आप डायरेक्टली उससे एक्सपोज करते हो जिससे उसको एंग्जाइटी होती है। The clinicians can extinguish the anxiety and prevent the condition avoidance by not allowing patients to escape. तो यहाँ पे भी पेशेंट्स को एस्केप नहीं करने दिया जाता है,
और उसको एक्सपोज कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर जगह से। अब जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है, आप उसको अंधेरे वाले कमरे में ले जाके रख दो और उसको वहां पे एक्सपोज कर दिया आपने उस जगह से, तो धीरे धीरे वो जब वो वहां से बाहर नहीं आ पाएगा तो उसका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इमेजिनल फ्लडिंग मतलब इमेजिनेशन का यूज किया जा सकता है इसमें। तो इसमें क्या है कि पेशेंट्स मना करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, डायरेक्टली आपने एक्सपोज कर दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, आप ऐसे किसी के साथ घर में ये चीज़ नहीं कर सकते। कई बार ये बहुत ख़राब भी हो सकती है, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये एक एक्सपर्ट के अंडर सुपरविजन में ही किया जाता है। मॉडलिंग में क्या होता है, जैसे आपने बेंड्यूरा का वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाला जो हमने बोबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट देखा था कि देख के सीखते हैं। तो जैसे किसी को स्पाइडर से डर लगता है तो उसके सामने उसी की एज का एक पर्सन खड़ा करो जो स्पाइडर को हाथ में लेके खड़ा है और उसे कुछ नहीं हो रहा, तो उसको देख के साथ वाले का भी डर निकल जाता है कि जब उसको कुछ नहीं हो रहा तो मुझे क्यों होगा। तो टेक्निक हैज़ बीन यूजफुल विद फोबिक चिल्ड्रन। बच्चों में होता है ऐसे कि बच्चों को किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उनके सामने उस चीज़ को हाथ में लेके दिखाओ के देखो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सेफ है। जैसे हम घर में भी बच्चों को कई बारी कोई चीज़ से डरते हैं वो तो हम बोलते हैं कि देखो हमने इसको उठाया, कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेंट मॉडलिंग के थ्रू उनकी डर को निकाल सकते हो। इसको एगोराफोबिया के लिए भी बहुत यूज किया जाता है। एगोराफोबिया क्या होता है, जिन लोगों को उस जगह पे बाहर, घर से बाहर वहां जाने में डर लगता है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो फंस जाएंगे कहीं पे या वो एम्बेरस हो जाएंगे कहीं जाएंगे, तो उस केस में जो थेरेपिस्ट होता है वो खुद उस जगह पे जाके उनको दिखाता है, तो वो उनको देख के सीखता है कि जब उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। असर्टिवनेस ट्रेनिंग मतलब जब आप अपनी बात किसी के सामने बोल पाओ, अपने लिए स्टैंड कर पाओ, बिना डरे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाओ, तो उस चीज़ को असर्टिवनेस कहते हैं। टू एक्ट ऑन आवर ओन बेस्ट इंटरेस्ट, टू स्टैंड अप फॉर आवर सेल्फ, टू एक्सप्रेस ऑनेस्ट फीलिंग कंफर्टेबली, ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स किसी हम चाहे वो नेगेटिव भी हो। तो ये किस तरह की सिचुएशंस के लिए काम आता है, सेटिंग लिमिट्स ऑन पुशी फ्रेंड्स और रिलेटिव। जैसे हम कभी कभी कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम उनसे डरते हैं कुछ कहने में, तो उस केस में असर्टिवनेस की जरूरत पड़ती है। या कमर्शियल सिचुएशंस में, जैसे आप कोई प्रोडक्ट वापस करने गए हो जो डिफेक्टिव, आप बोल नहीं पा रहे हो, उसको कुछ कह नहीं पा रहे हो, वापस नहीं कर पा रहे हो डर के मारे, तो असर्टिवनेस की ट्रेनिंग ऐसी सिचुएशंस में चाहिए होती है। सोशल स्किल ट्रेनिंग यानी कि सोशल स्किल डेवलप करने की, स्पेशली डिप्रेसिव जो लोग होते हैं और स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं उनके लिए होती है, जहाँ पे कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, असर्टिवनेस की, कम्युनिटी लिविंग, फ्रेंडशिप, डेटिंग, इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो क्या करते हैं इसमें, रिक्वेस्ट कैसे करनी है वो सिखाया जाता है, मेकिंग रिक्वेस्ट, रिफ्यूज कैसे करना है, कंप्लेंट कैसे करनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है कंप्लेंट्स को, किस तरीके से बोलना है, अपने आप को अपनी बात रखनी है, अब अनप्लेजेंट फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करनी है, इन्फॉर्मेशन कैसे पूछनी है किसी से, अपोलोजाइज कैसे करना है। जैसे कुछ लोगों को अपोलोजाइज करने में बड़ा एम्बेरसिंग लगता है, कभी नहीं कर पाते, तो वो कैसे करना है, फियर कैसे एक्सप्रेस करना है, अल्कोहल और ड्रग्स को कैसे रिफ्यूज करना है अगर कोई आपको ऑफर करे। तो ये सारी चीज़ें इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी करेंगे इसी यूनिट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।